जी, गुड आफ्टरनून। जो लोग लाइव हैं एक बार कमेंट कर दें कि ये हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 35 35वीं क्लास अभी स्टार्ट हो चुकी है। 35वीं नहीं, 38वीं क्लास। ठीक है, तो जो लोग भी लाइव हैं कमेंट कर दो और बताओ हम क्या पढ़ रहे थे। क्या एंशियंट इंडिया पढ़ रहे थे हम? बताना एक बार कमेंट करके। महाजनपद काल हो गया था ना, तो आज हमें करना होगा मौर्य काल, है ना। चलिए देखिए जी, आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल। मौर्य काल 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक चलेगा। मौर्य काल 322 से लेके 185 बीसी तक चलना है मौर्य काल। मौर्य काल की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 322 से लेके 297 बीसी तक राज करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल की स्थापना की। आप ये कह सकते हैं कि अखंड भारत का इससे पहले तो देश टुकड़ों में था। चंद्रगुप्त मौर्य जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, राजधानी पाटलिपुत्र, और अपना प्रधानमंत्री बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को। प्रधानमंत्री चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो यूनानी राजा था ईरान में एक राजा बैठा हुआ था जिसका नाम था सेल्यूकस। तो सेल्यूकस सिकंदर की सेनाएं जो व्यास नदी तक पहुंच गई थी, उन पे कब्जा करके बैठा हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले यूनानियों को भारत से बाहर खदेड़ा। यूनानियों को भारत से बाहर निकाला, यानी दुश्मनी ले ली किसके साथ? सेलुकस निकेटर के साथ। अब सेलुकस निकेटर को लग रहा है कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर अटैक करूंगा, लेकिन एक बार ये भेष बदल के ये देखने आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के हालात कैसे हैं। सेलुकस निकेटर भेष बदल के आता है। आते ही चाणक्य ने पहचान लिया, आओ सेलुकस, पुकारा ऐसे कह के। तब 305 बीसी में इन दोनों के बीच एक संधि हो जाती है। होनी थी लड़ाई, लेकिन अब सेलुकस घर पे ही फंस गया है, तो संधि होगी। इस संधि में एक तरफ सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इस संधि में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए गए।
दोनों में समझौता हुआ। सेलुकस निकेटर को कहा भाई तुम ये राज्य छोड़ दो, इधर वाले व्यास नदी के बाद वाले, हम आपको 500 हाथी दे देंगे। सेलुकस ने बदले में अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया। इस संधि में 500 हाथी उधर गए थे और सेलुकस की बेटी हेलेना इधर आई थी। हेलेना का विवाह हुआ था। 305 बीसी में संधि हुई, यानी रिलेशन अच्छे हो गए। तब सेलुकस निकेटर ने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को भेजा और मेगास्थनीज ने भारत में आकर एक किताब लिखी थी, इंडिका। इंडिका की रचना की थी मेगास्थनीज ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन? मेगास्थनीज, सेलुकस निकेटर का एक सेनापति। चंद्रगुप्त मौर्य के अंत समय में मगध में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया इसी मगध के अंदर। अब अकाल पड़ने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य इतने सीरियस हो गए कि इन्होंने राजनीति छोड़ दी और एक व्यक्ति जिनका नाम था भद्रबाहु, भद्रबाहु से शिक्षा लेकर जैन धर्म अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया और जैन धर्म अपनाकर चले गए साउथ श्रवणबेल गोला में। कर्नाटक में चले गए श्रवणबेल गोला में। श्रवणबेल गोला कहां पर है? कर्नाटक में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेल गोला कर्नाटक में बिताया, जैन धर्म अपनाया। इनको लगा कि भाई मैं हूं रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, राजा होगा जिम्मेदार, तो मेरे कारण अकाल पड़ा है, मैंने इतनी लड़ाइयां चुकी थी। तब जाकर के इन्होंने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक श्रवणबेल गोला में चले गए और वहां जाकर के एक विधि अपनाई, सुलेखना। सुलेखना विधि का मतलब होता है बिना खाए पिए रहना। सुलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य का की जो है डेथ हो गई सुलेखना विधि के कारण। समझ में आ गया आप लोगों को? यहां तक बताइए, ये मौर्य वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कीजिएगा इसको नोट फटाफट। हाँ, क्लास का टाइम 3 बजे था, पहले शुरू कर दी तो क्या दिक्कत है? करो नोट और बताओ। इसको अच्छे से नोट कर लो जो मैंने लिख दिया बोर्ड पे अभी, कीजिएगा। कीजिएगा। समझ में आई है ना बातें? और जो लोग लेट जुड़े हैं, क्या यही पढ़ना था हमें? ये भी बता दें।
बताएं फटाफट यार, सारे के सारे कमेंट करके, और ये भी बता दो फटाफट कि कौन लोग जुड़ चुके हैं, कितने लोग जुड़ चुके हैं। बताएं। जी हाँ सरोज, बोलिए। हो गया नोट? कर लिया नोट? चलो फिर ये तो लिख दो कि नोट कर लिया सर। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम पढ़ते हैं अगला शासक बिंदुसार, मौर्य वंश का दूसरा शासक। बताएं। डन। चलो फिर आगे देखिएगा। मौर्य वंश का दूसरा शासक बिंदुसार मौर्य। बिंदुसार मौर्य 297 BC से लेके 273 BC तक राज करेगा बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है, अमित्र घात, या फिर इसको 16 राज्यों का विजेता कहा जाता है। 16 राज्यों का विजेता भी कहा जाता है बिंदुसार को। बिंदुसार जो है इसके 101 लड़के थे, जिनमें से 2 प्रमुख थे। एक का नाम सुसेन, जो कि गांधार का गवर्नर था। और एक था अशोक। 100 में से ये 2 फेमस, जो कि अवंती का गवर्नर था। अवंती यानी उज्जैन, अवंती का गवर्नर था। बिंदुसार के समय में यूनान के राजा ने अपना एक राजदूत भेजा। यूनानी राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था, जिसका नाम था डायमेकस। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस पहुंचा था। तो बिंदुसार ने डिमांड रखी कि मुझे ये जरूरत नहीं है, आप मुझे कुछ और भेजिए। तब बिंदुसार ने कुछ डिमांड रखी थी। बिंदुसार की मांगे, बिंदुसार ने यूनान के राजा से कुछ डिमांड रखी थी। वो डिमांड थी कि हमारे पास आप मीठी शराब भेजें, हमारे पास आप खट्टे अंजीर भेजें, और एक दार्शनिक भेजे। यूनानी राजा ने
शराब और अंजीर तो भेज दिए, दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। बिंदुसार ने यूनान के राजा से मंगवाया था। फाइनली 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है इसका एक योग्य बेटा अशोक। अब हम पढ़ेंगे अशोक को एक बार। बिंदुसार को आप लोग नोट करें, बताएं कोई समस्या आप लोगों को आ रही है तो बताएं जी। सिलेबस हमारा बहुत कम है अब बाकी। बताएं जरा, नोट करें इसको। बिंदुसार मौर्य दूसरा शासक। अरे कमेंट क्यों नहीं कर रहे आप लोग? क्लास को देख पा रहे हैं क्या? क्लास चल रही है क्या, या नोट करने में बिजी हैं? बाकी लोग भी करें कमेंट। क्या एक ही बंदा देख रहा है बस क्लास? करो फटाफट। संदीप, नासिर, 2 लोगों के कमेंट आए। चलिए फिर देखिए, अगला शासक बनता है अशोक मौर्य। अशोक मौर्य 269 बीसी से 232 बीसी। अब देखो आप लोग ये समझेंगे, जब बिंदुसार की डेथ 273 में हो गई तो अशोक गद्दी पे 269 में कैसे? 4 साल का गैप क्यों? क्योंकि अशोक ने पहले ही कसम खा ली थी, जब तक मेरे भाई जिंदा है तब तक गद्दी पे नहीं बैठूंगा, अपने भाइयों को निपटाऊंगा फिर गद्दी पे बैठूंगा। 4 साल गृह युद्ध चला था, टाइम निकाला स्पेशल और अपने सगे 99 भाइयों की हत्या की। 99 भाइयों की हत्या करके 4 साल के अंदर फिर गद्दी पे बैठा था अशोक। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया है। अशोक का नाम प्रियदर्शी व अशोक वर्धन भी कहीं ना कहीं मिलता है। अशोक को प्रियदर्शी व अशोक वर्धन भी कहते हैं। अशोक ने गद्दी पर बैठते ही साम्राज्य के विस्तार की नीति अपनाई। विस्तार करो, फैला दो। और विस्तार के लिए अशोक युद्ध का सहारा लेता था। एक समय बीतता गया, अशोक का जो एम्पायर था वो इतना बड़ा और इतना हैवी हो चुका था कि मैं आपको बता दूं, अशोक उत्तर में
जम्मू से लेके दक्षिण में कावेरी नदी तक इसका एम्पायर था। पूर्व में बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक इसका एम्पायर था। ये सारा का सारा एरिया अशोक ने कवर कर रखा था जी। आप सोचिए, अशोक का एम्पायर इतना बड़ा था। अशोक ने विस्तार कर लिया, लेकिन अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, राज्याभिषेक कब हुआ? 269 में। अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अशोक को पता लगता है कि कलिंग नाम का एक राज्य है जिसने अब तक हमारी स्वाधीनता स्वीकार नहीं की, तो कलिंग पे इसने अटैक कर दिया। और कलिंग का जो अटैक है वो बड़ा फेमस हो गया 261 बीसी में। कलिंग पे अटैक कब किया? 261 बीसी में। और एक बहुत बड़ा नरसंहार यहां पर अशोक ने कर दिया। इस नरसंहार में अशोक ने करीब करीब 1 लाख लोगों की हत्या की थी और करीब करीब 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। इतना बड़ा नरसंहार अशोक ने कर दिया था। 1 लाख लोगों की हत्या हुई थी और 1.5 लाख लोगों को घायल किया था। इस नरसंहार को वहां से गुजर रहे एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने देखा। जब उपगुप्त ने इस सीन को देखा, उपगुप्त कौन है? एक मोंक है। मोंक यानी बौद्ध भिक्षु। कि कलिंग चारों तरफ से लाल दिखाई दे रहा है, कलिंग में कीचड़ ही कीचड़ है, लोगों के खून और मांस से मिलकर के बना हुआ। अशोक को बुलाया और दिखाया कि देखो तुमने क्या कर दिया कलिंग में। कलिंग का ये सीन उपगुप्त ने अशोक के सामने पेश किया और अशोक ने जब ये सीन देखा तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ये अशोक का हृदय और हो गया परिवर्तन। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने कहा बस अब हम ये लड़ाई छोड़ देंगे। अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। तो किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अब कलिंग के बाद का अशोक कैसा है, क्या क्या करेगा, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा अशोक का, वो भी हम देखेंगे। पहले आप यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। कीजिएगा नोट। करें भाई और बताएं। समझ में आ रही है चीजें? ये मैंने नीचे से ऊपर की तरफ लिखा है क्या 8 साल बाद यानी 261 बीसी में
जी बिल्कुल नासिर, एक को छोड़ा 99 को मार दिया था। ठीक है, एक बार लिख लीजिएगा आप लोग। एंशियंट में HSSC इतना नहीं घुसता। डन, चलिए देखिएगा जी। कलिंग के बाद अशोक, कलिंग अटैक के बाद का अशोक आप लोग देखिए कि क्या हुआ था। कलिंग के हमले के बाद, कलिंग हमले के बाद अशोक ने जो युद्ध नीति थी, वॉर पॉलिसी, उसका त्याग कर दिया। अशोक ने नीति अपनाई। मतलब क्या होता है? प्रचार करना, कि अब लड़ाई नहीं होगी, अब धर्म का प्रचार होगा। अशोक ने सारा का सारा शाही खजाना बौद्ध धर्म पे लगाया। अशोक ने 250 BC में बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा करवाई। अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में करवाई। अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। अपनी बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा अशोक ने। इतना ही नहीं, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अभिलेख जारी किए। देखिए कैसा था अशोक, सिर्फ युद्ध के अलावा कुछ नहीं जानता था। अब देखिए आप लोग, अशोक युद्ध नीति त्याग दी, धर्म नीति अपनाई, शाही खजाना बौद्ध धर्म को दे दिया, बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा करवाई, अपनी बेटी को श्रीलंका भेजा प्रचार के लिए, और अभिलेख जारी कर दिए। अभिलेखों का सिलसिला इंडिया में फर्स्ट टाइम अशोक ने ही शुरू किया है। अभिलेख इंडिया में इससे पहले कहीं नहीं थे, अशोक ने ही अभिलेखों का सिलसिला जारी किया है। अशोक के अभिलेख अपने आप में एक चैप्टर हैं। अशोक के अभिलेख अपने आप में एक चैप्टर है। अब हम वो पढ़ेंगे कौन कौन से अभिलेख हैं अशोक के। कीजिएगा इसको नोट। क्लास को स्टार्ट हुए आधा घंटा हो गया जी। आज समय से पहले शुरू कर दी थी मैंने क्लास। समझ में आई यहां तक की बातें? अब देखो, अशोक जो अभिलेख जारी करेगा, अभिलेख अपने आप में एक चैप्टर है, अशोक के अभिलेख।
हो गया? सारे के सारे कमेंट किया करो यार। चलिए देखिए, अशोक के अभिलेख। डन। चलिए अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? दीवारों पे, चट्टानों पे, कहीं भी लिखे हुए लेख। तो अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हैं। अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हैं। अशोक ने या तो लिखवाया है पिल्लरों पे, यानी स्तंभ लेख, एडिक्ट। अशोक ने या लिखवाया है चट्टानों पे, यानी शिलालेख, रॉक एडिक्ट। और अशोक ने या लिखवाया है गुफाओं पे, ठीक है। देखिए जी, अशोक ने या तो लिखवाया है स्तंभ पिल्लरों पे या शिलालेख पे। तो आप लेट पहुंचे हैं जी, महाजनपद काल हो चुका। और या लिखवाए हैं गुफाओं में, यानी गुहालेख, यानी केव एडिक्ट। अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हैं। या तो लिखवाए हैं पिल्लर पे, या पत्थरों पे, शिलाओं पे, या फिर गुफाओं में। ये स्तंभ लेख स्तंभ पे लिखे हुए, शिलालेख पत्थर पे लिखे हुए, गुहालेख गुफाओं में लिखे हुए। अशोक के अभिलेखों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं, 14 शिलालेख हैं और 4 गुहालेख हैं। अशोक के अभिलेखों की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनो, 7 स्तंभ लेख हैं, 14 शिलालेख हैं और 4 गुहालेख हैं। सभी अभिलेखों की खोज 1750 में हो गई थी, लेकिन अशोक के अभिलेख ज्ञात कब हुए, यानी पढ़े कब गए, पढ़ा कब गया। अशोक के अभिलेखों को ज्ञात कब किया गया, पढ़ा कब गया? 1837 में। और पढ़ने वाले का नाम जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये है जी अशोक के अभिलेख, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार यहां तक आप देखिए जी, अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हैं। या तो स्तंभ, या शिला, या गुहा। खोज हुई 1750 में, पढ़े गए 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा। अब हम देखेंगे अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी है। एक बार यहां तक जरा नोट कीजिए। फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे, स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहालेख।
यस, पिलर आएगा जी, मिनर नहीं, पिलर। अरे ये बात समझ में, इनको ऐसे ही लिखना आप लोग, बना के लिखना ताकि चीजें याद हो जाएं आपको। केव एडिक्ट तो 4 ही तो बताए हैं, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, केव एडिक्ट 4 हैं, शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट कितने हैं, 14 हैं, स्तंभ लेख कितने हैं, पिलर एडिक्ट 7। अरे माइनर मेजर हैं अलग अलग, माइनर वाला एचएसएससी का कोई लेना देना नहीं है, जो मेन है वो देखेंगे। और यहां जो मैंने बताए हैं वो मेजर हैं, ठीक है। बताएं कोई दिक्कत है तो। चलिए अब देखते हैं अशोक के अभिलेखों की लिपि। अशोक के अभिलेखों की लिपि। अशोक के अभिलेख जिन लिपियों में मिले हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, यूनानी। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिले हैं। एचएसएससी ने एक बार यही पूछा था क्लर्क के एग्जाम में 2016 में, कौन सी लिपि में नहीं मिले, तो मिले हैं 4 में, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, यूनानी। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, यूनानी। अब कौन सी में कहां से प्राप्त हुए, आप लोगों को यह भी देखना है, कौन सी लिपि में कहां से प्राप्त हुए हैं। देखिए जी, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अशोक के अभिलेख, ध्यान से सुनना जी। अब ब्राह्मी लिपि में मिले हैं इंडिया से, ये ब्राह्मी लिपि का संकेत हो गया। खरोष्ठी लिपि में मिले हैं पाकिस्तान से, अरमाइक में मिले हैं अफगानिस्तान से, ठीक है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी में मिले हैं इंडिया, खरोष्ठी पाकिस्तान, अरमाइक अफगानिस्तान। जो यूनानी लिपि है वो भी अफगानिस्तान में ही मिली है, ठीक है। अब इनमें 2 एक्सेप्शनल केस हैं, आप लोगों को देखने होंगे। एक है गांधार का अभिलेख, एक तो गांधार का अभिलेख
और एक कांधार का अभिलेख। देखिए जी, जो गांधार का अभिलेख है वैसे तो पाकिस्तान में है, किस लिपि में होना चाहिए, खरोष्ठी में, लेकिन ये मिला है ब्राह्मी में, पाकिस्तान में होने के बावजूद ब्राह्मी में मिला है। कांधार का अभिलेख अफगानिस्तान में, ये दो लिपियों में मिला है, अरमाइक और यूनानी। अरमाइक और यूनानी दो लिपियों में मिलने वाला एकमात्र अभिलेख है, वो है कांधार का अभिलेख। अब बताएं, क्या किसी को कोई समस्या है इससे रिलेटेड? मुझे लगता कि होगी। ठीक है, ये अशोक के अभिलेखों की लिपि है, इसे नोट करें आप लोग, लिपि को समझें, फिर हम आगे चलेंगे, एक एक अभिलेख को देखते हैं डिटेल में। लीजिए, देखिए, नोट कीजिए। बिल्कुल एज इट इज, थोड़ा सा मैपिंग भी कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए, ये लिपि यानी अरमाइक और ब्राह्मी, अरमाइक और खरोष्ट ये यूनानी, ये यानी खरोष्ठी पाकिस्तान में, ये ब्राह्मी इंडिया में। ठीक है, जी नमस्ते शर्मिला जी। बताएं, समस्या है तो कोई, फिर चलते हैं आगे। सबके सब कमेंट करो यार, एक बच्चे से क्या होगा। डन। राम राम जी रवि कुमार। चलिए आगे देखिए, अब देखते हैं सबसे पहले अशोक के स्तंभ लेख। तीन प्रकार के थे ना, तो उनमें से जो सबसे पहले थे स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। देखिए जी, अशोक के जो स्तंभ लेख थे वो सात हमें देखने होंगे। देखिए जी, प्रयागराज में अशोक के दो स्तंभ लेख प्रयागराज में है, एक और दो।
एक में ही है। ठीक है, दो दो स्तंभ लेख प्रयागराज में है, तीन जो स्तंभ लेख हैं वो बिहार में हैं। तीन स्तंभ कहां पर है? बिहार में। एक अशोक ने बनवाया था टोपरा में, हरियाणा में, और एक अशोक ने बनवाया था मेरठ, यूपी में। तो ऐसे हो गए अशोक के 7 स्तंभ लेख, प्रयागराज, बिहार, टोपरा और मेरठ। ये जो प्रयागराज वाला है ये फेमस है, इसके ऊपर लिखी हुई है प्रयाग प्रशस्ति। इस पे एक और रचना है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति इसके ऊपर लिखी हुई है हरिसेन द्वारा। इसके ऊपर हरिसेन द्वारा प्रयागराज के अभिलेख के ऊपर प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है। इसको इलाहाबाद का अभिलेख भी कहते हैं, प्रयागराज या फिर इलाहाबाद। इसमें दो अभिलेख हैं एक में ही। तीन बिहार के हो गए। टोपरा और मेरठ वाला ये दोनों फिलहाल दिल्ली हैं। एक मेरठ से दिल्ली मंगवा लिया और एक टोपरा से। अशोक ने तो बनवाए थे यहां यहां, लेकिन फिलहाल ये दोनों कहां पर है? दिल्ली में। इनको दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लाया था। फिरोज शाह तुगलक इनको दिल्ली ले आया। ये अशोक के 7 स्तंभ लेख। अशोक के 7 स्तंभ लेखों में 2 प्रयागराज में, 3 बिहार में, एक टोपरा में, एक मेरठ में। टोपरा और मेरठ वाला फिलहाल दोनों दिल्ली में है। इनको दिल्ली लाया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। अशोक ने कहा बनवाए थे? मेरठ और टोपरा में, अलग अलग जगह पे। कीजिए इसको नोट, फिर आगे देखते हैं। अशोक के स्तंभ लेख हो गए हैं। बताइए जरा, बड़ा जल्दी लिख लेते हो नासिर हुसैन, बाकी लोगों को भी लिखने दो। वेरी गुड। चलिए अब देखिए अशोक के गुहा लेख। अशोक के गुहा लेख। गुहा लेख कितने हैं? 4। अब वो चारों एक ही गुफा में है। बिहार में है एक जगह 12 बार की गुफाएं। बिहार में है 12 बार की गुफाएं, और अशोक के चारों गुहा लेख इनके अंदर है। ठीक है, अशोक के चारों गुहा लेख कहां पर हैं? 12 बार की गुफा में। फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं शिलालेख। शिलालेखों में हमें क्या करना होगा? शिलालेखों में हमें कंटेंट देखना होगा, किसमें क्या है, पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए इसको।
नहीं चिराग, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो गया। चलिए अब देखिए जी आप लोग, अशोक के शिलालेख, ये जरूरी है जी। अशोक के शिलालेख कितने हैं? 14। आपको काउंटिंग याद रखनी है, पहले में क्या, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, चौथे में क्या, इस तरीके से। तो हम 14 शिलालेख देखेंगे अशोक के। देखिएगा जी, इन पे लिखेंगे हम इस तरीके से। पहला हो जाएगा यहां पर, सात। अशोक के 14 शिलालेख हम देखने जा रहे हैं जी। देखें जरा, एक एक चीज हम कवर करते हैं। अशोक का पहला शिलालेख, ठीक है। पहले शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा कर रखी है। पशु बलि की निंदा अशोक ने पहले शिलालेख में कर रखी है। दूसरा, दूसरे में अशोक ने पशु चिकित्सक का वर्णन कर रखा है। पशु चिकित्सक का वर्णन। तीसरे में अशोक ने हर कर्मचारी को 5 वर्ष का दौरा करने की बात कर रखी है। 5 वर्ष का दौरा हर अपने अपने एरिया में। चौथे में अशोक ने धम्म का वर्णन कर रखा है। पांचवें में अशोक ने महामांत्र का वर्णन कर रखा है। महामांत्र होते हैं प्रचारक। छठे में अशोक ने आत्मनियंत्रण की बात कही है। आत्मनियंत्रण की बात। सातवें में अशोक ने यात्राओं का वर्णन, कहां कहां गया था अशोक। आठवें में भी अशोक ने यात्राओं का वर्णन कर रखा है। नौवें में अशोक ने शिष्टाचार की बात कही है। 10वें में अशोक ने प्रजा के हित की बात कही है। हित का वर्णन। 11वें में अशोक ने दोबारा से धम्म का वर्णन कर रखा है, जो कि 4 में किया था। धम्म का वर्णन। 12वें में अशोक ने महिला महामंत्र का जिक्र कर रखा। महामंत्र क्या होते हैं? प्रचारक। अब की बार महिला महामंत्र भी होंगे। 13वें में अशोक ने कलिंग व हृदय परिवर्तन का वर्णन। 14वें में अशोक ने
धार्मिक जीवन का वर्णन, कि कैसे धार्मिक जीवन जीना चाहिए। अशोक के ये 14 शिलालेख हैं जी। पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, सब कुछ आपके एग्जाम में आने वाली चीज है। एक बार आप लोग इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको बताता हूं आगे। करें जरा इसको नोट। ये अशोक के 14 शिलालेख यानी पत्थरों पे लिखे हुए। है कोई समस्या? जी बिल्कुल, एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं अगली क्लास में आपको याद भी करवाऊंगा। ये अशोक ने पशु बलि की निंदा की है जी पहले में, ठीक है, सुन लीजिएगा एक बार ध्यान से, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं। दूसरे में पशु चिकित्सक। तीसरे में भाई हर व्यक्ति को 5 वर्ष का दौरा करना अपने अपने एरिया में। चौथे में धम्म, प्रचार का बात करके प्रचार का वर्णन कर रखा है। पांचवें में महामंत्र की प्रचार करेगा कौन। छठे में आत्मनियंत्रण, खुद पे कंट्रोल की बात। सातवें और आठवें में दोनों में यात्राओं का वर्णन। नौवें में शिष्टाचार की बात। 10वें में प्रजा के हित की बात। 11वें में फिर से धम्म यानी प्रचार। 12वें में महामंत्र यानी जो 5 में था। 13वें में मेन जो है कलिंग का युद्ध का है, वो 13वें में है, कैसे कलिंग पे अटैक किया और कैसे हृदय परिवर्तन हुआ। और 14वें में धार्मिक जीवन कैसे जिया जाता है, ये सब अशोक ने बता रखा है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं हम। अगले लेक्चर में देखेंगे मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और पुष्यभूति वंश। बहुत कम हमारा सिलेबस बचा है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।